गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है लाइटनिंग स्ट्राइक। तो अभी हमें पता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है बहुत सारी स्टेट्स में और बहुत नुकसान भी हुआ है। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी कुछ कंपनसेशन अनाउंस किया है। इवन 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन अनाउंस किया गया है जिन लोगों की इसमें जान गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक होता क्या है। लाइटनिंग स्ट्राइक का प्रोसीजर होता है कि लाइटनिंग किसको कहते हैं? जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर बहुत हाई वोल्टेज का एक क्लाउड से ग्राउंड तक या फिर विद इन क्लाउड्स भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग, उस प्रोसीजर को। ठीक है। जब जब तो ये लाइटनिंग क्लाउड्स के अंदर ही हो रही है तब हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मलेस है वो। लेकिन जब वो क्लाउड से ग्राउंड पे आ जाती है तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इवन जो है डेथ भी हो सकती है उससे लोगों की। ठीक है। अब जो है ये होती क्या है लाइटनिंग और एक स्ट्राइक कैसे करती है ये भी देखते हैं। अब जो ये क्लाउड्स होते हैं, जनरली आप जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, 12-12 13-13 किलोमीटर लंबे क्लाउड्स होते हैं ये। तो मतलब जो नीचे का जो इसका एरिया है और जो सबसे टॉप का एरिया है उसमें 12 से 13 किलोमीटर का फ़र्क होता है। तो होता क्या है कि जो वाटर वेपर है वो जब ऊपर मूव होता है, कंडेंसेशन होती है ना, फॉलिंग, जब टेम्परेचर जब फॉल होता है ऊपर नीचे से, जब ऊपर ऊपर पानी जा रहा है, जो वाटर वेपर जब ऊपर जा रहा है तो जो है कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन होने से क्या होता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल जो हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऊपर पुश हो रहे हैं। ठीक है। और जब वो इतनी ऊपर पुश हो जाते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तब वो जो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल आइस क्रिस्टल्स में बदलने लगते हैं। जब वो और जितना ऊपर जाते जाएंगे, जितना ऊपर जाते रहेंगे उतने वो ज़्यादा जो है आइस क्रिस्टल्स बनते जाएंगे। और जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जब वो बिग हो जाते हैं आइस क्रिस्टल्स, तब वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो नीचे गिरने लगते हैं। तो अब साइमल्टेनियस दो प्रोसेस चल रहे हैं। एक तो नीचे से जो पानी जा रहा है वो ऊपर आइस क्रिस्टल्स बन रहा है, और छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स फिर बड़े, जब ऊपर जा ही जा रहे हैं तो वो बड़े हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। ऊपर जो सबसे ऊपर पहुंच गए हैं वो बहुत इतने हैवी हो गए हैं कि वो इससे ऊपर नहीं जा सकते, फिर वो नीचे गिरना शुरू होते हैं। और नीचे से फिर भी जा रहे हैं जो वाटर वेपर के जो वो आइस क्रिस्टल्स। तो जो ऊपर से बड़े गिर रहे हैं और जो नीचे से बनते हुए जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोलिजन जब हो रहा है, ये आपस में टकरा रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, उससे जो है स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो होता क्या है इससे, पूरे इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज होने से जो टॉप लेयर है क्लाउड की उसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो मिडल लेयर है क्लाउड की उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो और जो इन दोनों के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड्स हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ जो चार्ज है वो 10,000, आई एम सॉरी, बिलियन से लेके 10 बिलियन वोल्ट्स तक का हो सकता है। तो आप सोच रहे हो कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसमें से जनरेट हो सकता है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख मिलियन एम्पेयर्स तक का जो है वो चार्ज इसमें से जो है वो निकलता है। ठीक है। अब ये होता क्या है, जब तक तो क्लाउड के अंदर ये हो रहा है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जब ये नीचे हमको आकर स्ट्राइक करता है तब हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाती है इससे। ठीक है। अब क्या हो रहा है एक और इसमें जो दोनों लेयर्स हैं, अपर लेयर और जो मिडल लेयर, उसके बीच में एयर कॉलम जो है वो, क्योंकि ये प्रोसीजर क्या हो रहा है, जो लाइटनिंग हो रही है उससे क्या बीच में हीट जनरेट हो रही है। ठीक है। अब ये हीट जनरेट होने से क्या होता है, रेडिश सी अपीयरेंस देखने को मिलती है आपको, कि रेड कलर का बीच में आपको शॉक वेव्स देखने को मिलती हैं। वही हमको देखने को जो मिलता है वो जो ये जनरेट होता है वो यही इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है। ठीक है। अब ये अर्थ पे क्यों आ जाते हैं, ये कई बार आपने देखा होगा ना कि बादलों के बीच में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये अर्थ पे कब आ जाते हैं? अर्थ वैसे जो है हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमको पता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी इस मोमेंट पे जब ये सब चल रहा है। ठीक है। फिर होता क्या है कि मिडल लेयर ऑफ क्लाउड जो है उसके कंपैरिजन में तो वो फिर भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मिडल लेयर तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो अर्थ का जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसके कंपैरिजन में। तो अब क्या होता है कि जो एयर है उसमें जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो मिडल लेयर ऑफ द क्लाउड है और जो अर्थ है उसके बीच में कनेक्शन कौन बना के देते हैं, जो हमारे टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रीज, टावर्स या बिल्डिंग्स। ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको वो एक मौका दे देते हैं कि वो अर्थ के ऊपर आए, वो किसी कंडक्टर के पास चले जाए। ठीक है। तो ये जो ये बड़े ट्रीज वगैरह हैं इसकी तरफ को मूव होती है इलेक्ट्रिसिटी एयर के थ्रू, और जो है हम इनको स्ट्राइक कर देती है, और उससे क्या होता है हमारे को डैमेज देखने को मिलता है। तो अगर कोई पेड़ के पास खड़ा है, किसी बड़े टावर के पास, बिल्डिंग के पास खड़ा है, तो उसके ऊपर ये स्ट्राइक कर सकती है और इवन जो है वो डेथ भी हो सकती है। या फिर
वाटर जो है, वाटर बॉडी है बहुत बड़ी अगर कोई, ठीक है, उसके पास अगर कोई खड़ा है तो वाटर, या फिर कोई समझ लो स्विमिंग पूल में है, रिवर में है, तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको भी स्ट्राइक कर सकती है, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो जो है उसको स्ट्राइक करेगी और जो है वो उसकी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो लाइटनिंग डेथ्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? तो एक क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं जनरली हमारे पास नॉर्वेस्टर विंड्स, जो नॉर्वेस्टर विंड्स होती हैं, आपको पता है ना, जो नॉर्वेस्टर थंडर स्टॉर्म जनरेट करती हैं, जो जिसमें काल बैसाख कहते हैं, जिसको हम प्री मानसून जो हमारे शावर्स होते हैं उस टाइम पर जो है ये आती हैं, ठीक है। तो ये ईस्टर्न इंडिया में खासकर आती है, तो इसलिए जो है ये CROPC की रिपोर्ट कहती है कि जब हमें पता है कि ये प्री मानसून शावर्स के टाइम पर ऐसा हो सकता है, तो हम अर्ली लाइटनिंग वार्निंग्स दे सकते हैं फार्मर को, ताकि वो अपने कैटल ग्रेजर्स को या चिल्ड्रन और वगैरह को अपने बचा के रख सकें कि हाँ अब जो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हमको देखने को मिल रहे हैं, इसमें ऐसा ज़रूर होगा कि जो है टॉल ऑब्जेक्ट्स के आसपास लाइटनिंग जो है स्ट्राइक कर सकता है। तो अगर हम उनको अर्ली वार्निंग देनी शुरू करेंगे तो हम डेथ्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर एक लोकल लाइटनिंग सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है इसी के बेसिस पर, और जहाँ पर हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, हर बार स्ट्राइक करती है, वहाँ पर लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा सकते हैं हम, ठीक है, ताकि वो एब्जॉर्ब कर। आपने देखा है ना कि कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं वो डिवाइसेस, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर गिरती है और वो सारी इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये लाइटनिंग का फॉरकास्ट कैसे किया जाता है? या सैटेलाइट की ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, फिर डॉपलर या अदर रडार्स के थ्रू, ठीक है, डिटेक्शन सेंसर्स भी होते हैं बहुत सारे। तो ये CROPC जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ जो है वो उन्होंने MOU साइन किया हुआ है और वो फॉरकास्ट करके उनको देता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। हमने देखा है कि ऑलमोस्ट जो है पिछले 5 साल में 14,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है लाइटनिंग से ही, ठीक है, और हमारे को ऑलमोस्ट 359 करोड़ रुपीस की कंपनसेशन देनी पड़ी है उनको। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इससे एनिमल लाइफ का भी लॉस हो रहा है और जो है ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हो रहा है। तो रिकमेंडेशंस क्या है कि कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? तो यही CROPC ही कहता है कि अभी तक जो लाइटनिंग है वो हमने सिर्फ कुछ स्टेट्स ने वो भी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर उसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब तक हम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो इसको एक नेशनल डिजास्टर नहीं डिक्लेयर करती, तब तक हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स या फिर जो पॉलिसी डायरेक्टिव्स इसकी तरफ जो है वो मूव ऑन नहीं होंगे, ठीक है। फिर जो NDMA हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, उन गाइडलाइंस को जो है इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो भी करना बहुत ज़रूरी है, और कन्वर्जेंस करनी ज़रूरी है बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट्स में। फिर एक नेशनल लाइटनिंग रेजिलियंस प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, जिससे हम ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, मैपिंग कर लें उन एरियाज़ की कि हाँ इस एरिया में लाइटनिंग की स्ट्राइक का बहुत ज़्यादा चांस है, तो हम उसके बेसिस पर ही वार्निंग दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक लाइटनिंग रिस्क एटलस मैप अगर हम बना देंगे पूरे इंडिया का, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि जब भी लाइटनिंग का समय आए तो आप इन एरिया से बच के रहो, ठीक है। तो यही इसका एक कमेटी की रिकमेंडेशंस है कि आप इससे बच सकते हो लाइटनिंग से। So now let us see this topic in English, lightning strike. So as we have seen that there was a recent phenomena where lightning strike killed many of our people, and it even led to central government announcing some compensation for the people who have lost their lives in lightning in several states. So what is this lightning? How is it? How does it strike the earth? We have to see this in this topic. Okay, so what is lightning basically? It is the electrical discharge of very short duration and high voltage between a cloud and the ground or within a cloud. Okay, so it happens that this lightning can strike within the cloud, and which is basically harmless for us. It doesn't bother us if the lightning is striking within the clouds or within two or more clouds. We don't have to worry about that. But when it strikes the ground, then we will have problem. Then we can see that there will be a harm to our human population and even animals. So let us see what is this lightning. So this lightning is a phenomena which is the massive discharge of electricity, and it happens in mostly in cumulonimbus clouds. So those who have not studied geography, they would not be able to understand what is a cumulonimbus cloud, and those who have read at least the NCERT, they will be knowing that what is a cumulonimbus cloud. So for those who don't know, just understand that these clouds are so long that they are almost
10 to 12 kilometer tall, and the temperature difference between these clouds is massive. Between their base and the top, the temperature difference is huge. So what is happening is that as water vapor is moving upward and it is getting condensed, heat is getting generated, and the more heat is generated, the more water vapor will flow upward, and as this water vapor flows upward, it starts generating into ice, small ice crystals, and as it continues to move upward, it gathers mass, and these ice crystals become heavy, and when they become so heavy that they cannot move any further up and move up any further, then they start falling to the ground. So this phenomena of interaction between the small ice crystals which are going upward and those which have become so heavy that they can't move any further, so they start falling on the ground, the interaction between them, the collision between them releases electrons. So it charges the entire cloud. The top surface of the cloud, it gets positively charged. The middle surface of the cloud, the middle part of the cloud, it gets negatively charged. So, and the difference between the top and middle cloud is huge. Okay, almost a billion to 10 billion volts charge is generated, and it generates the massive amount of current, which is almost 1 lakh to a million amperes. Okay, so during that period, heat is being generated, okay, between the two layers of the cloud which are positively and negatively charged, and this heat gives us a reddish appearance during lightning. So whenever you're seeing that there is a lightning, you may be seeing that there is a reddish appearance of that lightning. Okay, so how does this current reach the earth from the cloud? Okay, so let us see how does it reach the earth. So actually earth is a good conductor of electricity, but it is electrically neutral. But during this phenomena, when this lightning is occurring in the cloud, this earth gets positively charged, okay, as compared to the middle layer of the cloud, which is I've told you, negatively charged. So when this electric charge is moving in the air with the cloud, it is seeking something positive. Okay, it is seeking a positive charge because it is currently moving uh, uh, in air, which is a poor conductor of electricity. So this electric charge sees tall objects such as trees, towers, or buildings, and it starts moving towards them. Okay, so when it changes course towards these tall objects, there is a strike of electricity or lightning towards the earth, and people or animal who are close to these tall objects, they suffer from this lightning strike. Okay, so we have to inform people that they should avoid all these tall objects, including any water body, because water body is also positive, is a good conductor of electricity. So they are also susceptible to this lightning strike. That's why we have to make people aware that they should not move towards tall objects and water bodies during any lightning or thunderstorm. Okay, so how we can minimize the deaths from lightning? So there is an organization, CROPC. They have released a report that we know that during pre-monsoon showers, these cumulonimbus clouds generate electricity, and they generate thunderstorms, and this lightning strike occurs. So we can give early lightning warnings to farmers, cattle grazers, and children and people who are living in these open areas and who are more susceptible to this lightning strike. Okay, so a local lightning safety action plan can also be generated, so that we can install lightning protection devices in those areas which are more vulnerable to this strike. So how this lightning is forecasted generally? So we use satellite observations and input from Doppler and other radars, and we install such lightning detection sensors so that we can keep an eye over such lightning strikes or thunderstorms. Okay, so this economic impact of lightning is also huge. We have to pay the compensation to those who have lost their lives.
There is also property damage, there is also animal life loss. So this economic impact of lightning is also very huge. So this CROPC, they have given recommendations that what we should do to minimize the damage caused by this lightning. So this CROSPC, they have said that currently several states have notified lightning as a state specific disaster, so it is yet to be notified as a national disaster. So until then, this lightning is declared as a national disaster, we will not be able to give desired attention in our national policy directives and developmental programs to this lightning phenomena. Okay, so the NDMA guidelines which they have issued. So what is NDMA? National Disaster Management Authority. They have issued some guidelines. For its proper implementation, we need to have a convergence of various departments across several layers of the government, national, central, state, or district level authorities. They have to focus and they have to adopt a community centric approach so that we can combat the threats from this lightning strike. Okay. This committee has also proposed a national lightning resilience program so that we can map out those areas and release a lightning risk atlas map for India, and we can put that map in public domain that people should avoid such and such areas because they are more vulnerable to lightning strikes, because they have tall towers, they have water bodies, and etc. So people can see and people can know that they have to avoid such areas to prevent themselves from the lightning strike. Okay, so now let us see the next topic, which is लेमरू एलिफेंट रिजर्व. तो जो छत्तीसगढ़ में लेमरू एक एलिफेंट रिजर्व प्रपोज किया हुआ है, पिछले 20 साल से प्रपोज किया हुआ है बेसिकली, तो उसमें एक और कंट्रोवर्सी हो गई है कि स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो चाह रहा है कि जो उसका रिजर्व का एरिया है वो जो ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसको कम करके 450 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया जाए. तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो रूलिंग पार्टी के गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अब ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व है क्या? छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में इसको प्रपोज किया गया था बनाने के लिए 2005 में, और सेंट्रल अप्रूवल तक मिल गया था 2007 में कि इसको बना देना चाहिए. ठीक है, फिर अब ये वन ऑफ द टू एलिफेंट रिजर्व्स है जो कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है उससे बचने के लिए इसको बनाने का प्रपोज किया गया था. अब होता क्या है कि ओडिशा और झारखंड से जो एलिफेंट्स छत्तीसगढ़ की तरफ मूव करते हैं उनके साथ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बचाने के लिए इसको एलिफेंट रिजर्व को बनाने का प्रपोज किया गया था. उस टाइम पर एरिया जो प्रपोज किया गया था वो 450 किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर था. लेकिन 2011 में तब की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके ऑलमोस्ट 1143 स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया को बढ़ा दिया था. और जो अभी की गवर्नमेंट है उन्होंने 2019 में इस एरिया को बढ़ा के 1995 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया था. लेकिन अब गवर्नमेंट क्यों इसके साइज को रिजर्व जो है रिड्यूस करके दोबारा 450 स्क्वायर किलोमीटर पर लेके जाना चाहती है? क्योंकि वहाँ पर वो जो ये एरिया है इसके अंदर ही हसदेव अरण्या फॉरेस्ट पड़ते हैं जिसमें कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो अगर हम ये गवर्नमेंट को लग रहा है कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा एरिया को बढ़ा देंगे और ये अरण्या फॉरेस्ट भी इसके अंदर आ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स हैं, तो कोल माइंस जो हैं वो बहुत सारी जो हैं वो अनयूजेबल हो जाएगी और वहाँ पर कोल की माइनिंग नहीं हो पाएगी. स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा रेवेन्यू का, कोल माइनिंग नहीं हो पाएगी. तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इसको जो है इसके एरिया को ही कम कर दिया जाए. लेकिन ये इसके लिए जो है वो बहुत सारी जो उनकी रूलिंग गवर्नमेंट के ही जो मिनिस्टर्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं कि इसका एरिया को कम मत करो. ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. लेमरू elephant reserve. So Chhattisgarh government's Lemru elephant reserve program has become the subject of yet another controversy. It has been in pipeline for almost 20 years now. It is a proposed program in it is a proposed reserve in Korba district, which was unanimously adopted in 2005, and it even got a central approval in 2007. So it is one of the two elephant reserves which have been proposed to prevent human animal conflict for those animals or for those elephants who are moving from into Chhattisgarh from Odisha and Jharkhand. Initially the area was proposed to be 450 square kilometer, but later on it was increased in 2011
to 1143 square kilometer, and then as recent as 2019 it was increased it to 1995 square kilometer. But now the state forest department has signaled that they want to decrease the area of the proposed reserve back to 450 square kilometer, which was the original proposal. So why the state government wants to reduce this area? Because the Hasdeo Aranya forest is also a part of this reserve, and the government is fearing that this forest area is rich in coal deposits. So if this becomes a part of this elephant reserve, then these coal deposits will become unusable, and several coal mines will there will mining in several coal mines will not be possible, and it will rob away uh, financial resources for the state government that they may derive from the coal mining in these areas. That's why the state government wants to reduce the size of these reserves so that they can explore coal mining in the areas of this Hasdeo Aranya forests. Okay, so नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोंगू नाडू. तो अभी कुछ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने एक एरिया तमिलनाडु के उसको जो है वो कोंगू नाडु जो है वो रेफर कर दिया है, तो उससे कंट्रोवर्सी हो गई है. तो कोंगू नाडु कौन सा एरिया है? जो वेस्टर्न पार्ट है जो तमिलनाडु का, वो एरिया को कोंगू नाडु कहा जाता है. ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्मली उसको नहीं अभी तक जो है वो डेजिग्नेशन मिली है उस एरिया को कोंगू नाडु की. बस उसको वेस्टर्न तमिलनाडु का वो एक एरिया है जो कि संगम लिटरेचर में भी उसको एक सेपरेट टेरिटरी दिखाया गया है और उसको कोंगू नाडु कहा गया है. ठीक है, तो ऐसे 5 रीजन्स हैं एंशिएंट तमिलनाडु में, उनको मिलाकर ये बनता है कोंगू नाडु. ठीक है, तो जो अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु है वहाँ में जो नीलगिरीज, कोयम्बटूर, त्रिपुर, इरोड, करूड़, नमक्कल और सलेम डिस्ट्रिक्ट हैं, और कुछ और डिस्ट्रिक्ट मिला के उन सब एरियाज़ को मिला के जो वेस्टर्न तमिलनाडु का एरिया है वो एरिया को कोंगू नाडु कहा गया है संगम लिटरेचर में. ठीक है, तो ये नाम किससे पड़ा? ये कोंगू नाडु नाम किससे पड़ा है? वहाँ पर एक ओबीसी कम्युनिटी रहती है, कोंगू वेलाला गाउंडर, तो उनके नाम पर ये इस एरिया को कोंगू नाडु कहा जाता है. ठीक है, लेकिन इस एरिया में बहुत से प्रोमिनेंट बिजनेस और इंडस्ट्रियल हब्स भी लोकेटेड हैं, नमक्कल, सलेम, तिरुपुर और कोयम्बटूर में. तो यहाँ पर जब ये कंट्रोवर्सी हुई है तो ये कोंगू नाडु जो है ये एरिया है ये न्यूज़ में आ गया है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. कोंगू नाडु. सो फ्यू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स दे हैव used the term Kongu Nadu in their social media accounts, and it has triggered a political storm because it has become a controversy. And this Kongu Nadu, this so-called name Kongu Nadu, it's a part of western Tamil Nadu. It is neither a place with a pin code nor it has been given any formal name to this region. So this region is basically the western part of Tamil Nadu, which has found mention as a separate territory in the Sangam literature. This Kongu Nadu area comprises of these districts, Nilgiris, Coimbatore, Tripur and so on, and this area is named after Kongu Velala Gaundar, which is an OBC community which resides in these areas. Okay, so this is the significance of this Kongu Nadu area is that there are several business and industrial hubs located in these area in Namakkal, Salem, Tirupur and Coimbatore districts. So that's why when these ministers have named this area with this Kongu Nadu, a special name which has been mentioned in Sangam literature, it has created some political storm in the state politics of Tamil Nadu. Okay, so now let us see what is the next topic. लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया. तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी की ही एक 100% सब्सिडरी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 4750 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने वाले हैं रन ऑफ कच्छ में, जो कि खावड़ा गुजरात में लोकेटेड है. तो इंडिया का ये लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा, और जो है इसको इंडिया की जो लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है वो इसको बनाएगी, जो एनटीपीसी है. ठीक है, तो एनटीपीसी ने एक विजन रखा है कि वो 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना चाहते हैं 2032 तक. ठीक है, अब एनटीपीसी क्या है? एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है, इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, और 1975 से इसकी जो है वो आप रूट्स देख सकते हो कि तब से ये इंडिया में काम कर रही है. 2010 में जो है इसको महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया था. इसका जो हेडक्वार्टर है वो
न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. ओके, सो now let us see this topic in English. Largest solar park in India. So NTPC Renewable Energy Limited, which is the 100% subsidiary of NTPC, they have decided that they will be setting up a 4750 megawatt renewable energy park at Rann of Kutch in Khavda, Gujarat. This will be the largest solar park in India. Okay, so why they have proposed this park? Because NTPC aims to build almost 60 gigawatt of renewable energy capacity in India by the year 2032. So this NTPC is a central public sector unit, and it functions under the Ministry of Power, and it is the largest energy conglomerate in India, and it has its roots planted way back in 1975 when it started functioning, and it is a Maharatna company. It has Maharatna company status since 2010. It is located in New Delhi. Okay, so now let us see the next topic, which is Bhim UPI. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलके भीम यूपीआई को लॉन्च कर दिया है भूटान के अंदर. ठीक है, अब ये भीम यूपीआई क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है वो एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेस है जिसको एनपीसीआई ने डेवलप किया है. ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर जो यूपीआई के थ्रू हम करते हैं उसके लिए इसको बनाया गया ये ऐप है बेसिकली. तो ये दिसंबर 2016 में जस्ट 1 मंथ आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इसको लॉन्च किया गया था. और यूपीआई क्या है? यूपीआई जो है वो बहुत सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में आपको चलाने का एक सिस्टम है. और पीयर टू पीयर इसमें रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ कि मुझे इतने पैसे आपने देने हैं, और आप स्कैन करके आप मुझे उतने पैसे दे सकते हो उससे. ठीक है, हर बैंक जो है वो अपनी यूपीआई ऐप बना सकता है और वो अपने कस्टमर्स को दे सकता है. एनपीसीआई क्या है? जिसने ये यूपीआई सिस्टम चलाया हुआ है, और ये भीम यूपीआई ऐप तो उन्होंने खुद अपनी ही बनाई हुई है. ठीक है, तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स को चलाता है इंडिया में और सेटलमेंट सिस्टम्स को भी चलाता है. ये आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव था, और जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के अंदर इसको बनाया गया था. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. पहले तो ये सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इसको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि अब ऑटोमेटिकली सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बन चुका है. तो जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, बैंक्स एसोसिएशन है, वो इसके पार्टनर है. ठीक है, जिसमें बहुत सारे ये पहले वाले बैंक्स थे. अब उसमें 56 मेंबर बैंक्स और इंक्लूड हो गए हैं 2016 में. ठीक है, so now let us see this topic in English. Bhim UPI. So Union Minister of Finance Nirmala Sitharaman ji has launched Bhim UPI along with her counterpart from Bhutan, and this Bhim UPI is basically a UPI based payment interface. It's an app which has been developed by National Payments Corporation of India Limited, National Payments Corporation of India, and it allows real time fund transfer from this app using UPI interface. So it was launched in December 2016, just 1 month after the demonetization exercise that the government conducted in India. And this UPI is basically a system which powers multiple bank accounts into a single mobile application, and it allows seamless fund routing and merchant payments into one application. So it also provides peer-to-peer collection request, and Bhim UPI 2 also allows scheduled payment system. Okay, so as you know, we all are using this UPI. This UPI app is basically provided by each bank to its customers, and several other companies are also involved. Fintech companies are also involved in making their own UPI based apps. Okay, so this NPCI, which is operating this UPI system, and those who created this Bhim UPI app, let us see something about them also. So it is basically an umbrella organization which operates retail payments and settlement systems in India. It is an initiative of Reserve Bank of India and Indian Banks Association, and under the provisions of Payment and Settlements Act 2007. It was initially incorporated as a not-for-profit company under the provisions of Section 25 of Companies Act, but later on, after 2013, this not-for-profit company has been registered under Section 8 of the Companies Act 2013. So initially 10 core promoter banks were involved in this, but now since 2016, 56 member banks have become the member of this NPCI group. Okay, so these were our topics for today. We'll be meeting next time with new topics. Until then, goodbye and take care.